बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्डर मैनेजमेंट पे बात करेंगे। किसी भी कंपनी के लिए ऑर्डर मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होती है अगर एफिशिएंटली काम किया जाए। इसके अंदर कंपनी को अगर बाउंड्री के लिहाज से देखें तो कंपनी में सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आती है, यानी वो लॉजिस्टिक्स जो सप्लायर्स भेजते हैं वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। उस पूरे इनबाउंड ऑर्डर को मैनेज करने को इनबाउंड ऑर्डर मैनेजमेंट कहते हैं। फिर कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मटेरियल तीन शेप में होता है, एक रॉ मटेरियल फॉर्म में, एक फिनिश गुड्स की फॉर्म में, और दरमियान में वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में। तो कंपनी के ऑर्डर्स जब आते हैं, कंपनी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब परचेज से या इन्वेंट्री से कहती है, वेयर हाउस से कहती है जनाब आप हमें ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर दें, तो ये इंट्रा कंपनी ऑर्डर्स कहलाता है। और जब इंट्रा कंपनी ऑर्डर्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बनती है। फिनिश गुड इन्वेंट्री को आप फिर आउटबाउंड भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनके परचेज ऑर्डर्स के मुताबिक। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और तीनों टॉपिक ज़ाहिर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं। सबसे पहले इनबाउंड ऑर्डर मैनेजमेंट। इनबाउंड ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूविंग मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स और वेंडर्स इनटू योर प्रोडक्शन प्रोसेस और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सच मटेरियल, ये आ गया आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। जब ये मटेरियल्स एक्चुअली मूव करके प्रोडक्शन प्रोसेस पे पहुंच जाए, प्रोडक्शन फ्लोर्स पे पहुंच जाए, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। अब इसके अंदर प्रोक्योरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जाहिर है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स उसी वक्त मुमकिन है जब आप आइटम्स प्रोक्योर करेंगे, और आइटम्स प्रोक्योर करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेसेस को अप्लाई करना पड़ता है। पहले परचेज होता था, अब इसके लिए हम यूज करते हैं लफ्ज़ प्रोक्योरमेंट। परचेज और प्रोक्योरमेंट में वही फर्क है जो सेल्स और मार्केटिंग का है, या अकाउंटिंग और फाइनेंस का है। यानी मार्केटिंग होल है, उसके सबसेट के अंदर सेल्स है। इसी तरह प्रोक्योरमेंट होल है, उसके अम्ब्रेला के अंदर में परचेजिंग होती है। अब प्रोक्योरमेंट का फायदा ये होता है कि यू सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द कंपनी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, परचेजिंग एट द राइट टाइम करते हैं, राइट क्वांटिटी में करते हैं, एट राइट प्राइस करते हैं, और फिर आप अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में बहुत सारा स्टॉक सेफ्टी स्टॉक होता है। और बहुत सारा स्टॉक आप इसलिए रखते हैं कि कहीं अगर मटेरियल शॉर्टेज मार्केट में हो जाए तो आपके पास और भी ज़्यादा कुशन मौजूद हो। तो अगर आप इन्वेंट्री को एफिशिएंटली कंट्रोल करेंगे तो इट मीन्स सेविंग। उसके अलावा जाहिर है कि जब आप परचेज करते हैं तो यू परचेज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई रिफाइनरी है फॉर एग्जांपल, हज़ारों प्रोडक्ट साल में परचेज करती है। अब उस रिफाइनरी के लिए जाहिर है जब हज़ारों प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कुछ कम प्रोडक्ट्स लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उनको जाहिर है कि उनके इम्पोर्टेंस के लिहाज से, प्रायोरिटी के लिहाज से, इस इनकमिंग परचेजेस को के ट्रैफिक को कंट्रोल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब आप परचेज ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आपका ऑर्डर का रिसीव करने का वक्त आ जाता है, यू रिसीव द ऑर्डर, तो यू हैव टू रिसीव द ऑर्डर इन द राइट क्वांटिटी विद राइट क्वालिटी एट द राइट प्राइस, ताकि फिर आप उसको सही तरीके से अपने वेयर हाउस में रख सकें और फिर आगे उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकें। फिर इनकमिंग जितने भी आइटम्स आते हैं उनका इंस्पेक्शन ज़रूरी है। इंस्पेक्शन इसलिए होता है ताकि आप क्वांटिटी और क्वालिटी को मेक श्योर कर सकें। फिर जब वो आइटम्स अपनी मुद्दत पूरी हो जाती है तो जाहिर है कि आपने उनको प्रॉपर्ली ठिकाने लगाना होता है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्वेज ऑपरेशन। उससे आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे जब आइटम ऑब्सोलीट हो जाता है तो उसको सैल्वेज वैल्यू पे आप सेल कर सकते हैं। उसके अलावा इनबाउंड टू मैन्युफैक्चरिंग में आजकल बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस आ गए हैं कि इनबाउंड से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइटम आ रहा है, उसमें आप जस्ट इन टाइम भी कर रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है आइटम की उतना ही आइटम आप फ्लोर पे लेकर के आ रहे हैं। और ये टेक्निक बेसिकली जैपनीज लेकर के आए, और उसको और मज़ीद रिफाइन करके वीएमआई लाया गया है, यानी वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। वेंडर को आप अपने प्रेमिसेस में स्पेस दे देते हैं, वो अपनी इन्वेंट्री वहीं पे मैनेज करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको सप्लाई करते हैं और बिल करते हैं। उससे क्लोज कोलैबोरेशन होती है और कॉस्ट सेविंग होती है।
सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब आप करते हैं अपने सप्लायर से, वेंडर से, जब आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो जाहिर है कि उसके साथ तीन तरह के फ्लो का आपका उसका वास्ता पड़ रहा है। एक तो वो आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, डिफरेंट एसक्यूज़ में, तो एक प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है। प्रोडक्ट फ्लो के साथ साथ जाहिर है कि सर्विस फ्लो भी हो रहा है। सर्विस फ्लो में आपको जाहिर है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है और एडिशनल वैल्यू मिल रही है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, जैसे परचेज ऑर्डर्स है, डिलीवरी ऑर्डर्स हैं और इस तरह की और दूसरी प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन वगैरह जो फ्लो होती है। तो सप्लायर रिलेशनशिप के अंदर आपकी तीन चीज़ें फ्लो हो रही थी, प्रोडक्ट, सर्विस और इंफॉर्मेशन। और जब आप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बाकायदा एक प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करते हैं तो यू अचीव अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इतना स्मूथ है, सीमलेस है कि आपका प्रोडक्ट फ्लो बिल्कुल अनइंटरप्टेड हो रहा है। और फिर जब जाहिर है कि एक लॉन्ग टर्म आप मेंटेन कर रहे हैं, क्वांटिटी पे परचेज कर रहे हैं, तो यू विल गेट कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑन प्रायोरिटी ऑन रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओपन टेंडर ना करें, बल्कि प्री स्क्रीन करें अपने सप्लायर्स को। जब आप अपने सप्लायर्स को प्री स्क्रीन करते हैं, तो जब प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने का वक्त आता है तो आप सिर्फ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स को या फ्यू सप्लायर्स को आप अपना परचेज ऑर्डर, अपना इंक्वायरी फ्लोट करते हैं और उनमें जो आपको कॉम्पिटिटिव बिडिंग करता है उसको आप परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब इनबाउंड ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस होता कैसे है? तो जाहिर है कि सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है। प्रोक्योरमेंट उस रिक्वायरमेंट को चेक करता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट परचेज ऑर्डर रेज करता है। परचेज ऑर्डर जब क्रिएट किया जाता है तो उसके बाद वर्क ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। वर्क ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो लॉजिस्टिक क्रिएट करता है शिपिंग ऑर्डर, ताकि शिपमेंट दी जा सके। जिस जगह पे आप जा भेजते हैं उसको, तो वो अपना वर्क ऑर्डर क्रिएट करता है। और वर्क ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है कि शिपिंग ऑर्डर आते हैं। नहीं, जब आपका माल तैयार हो गया तो अब आप शिपिंग ऑर्डर करेंगे। शिपिंग ऑर्डर के दौरान आप परचेज ऑर्डर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बॉर्डर विजिबिलिटी के जरिए ये मुमकिन है कि आप अपने परचेज ऑर्डर की मॉनिटरिंग करें। और उसके बाद जब आपके पास मटेरियल आ जाता है, पीओ रिसिप्ट हो जाता है, तो आप रिसीव करते हैं और मटेरियल को इंस्पेक्शन करते हैं और इस तरीके से ऑर्डर क्लोज आउट हो जाता है। इनबाउंड ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लीड टाइम और दूसरा वर्क ऑर्डर्स। लीड टाइम क्या है कि आपको किस वक्त आप ऑर्डर करते हैं और कितने टाइम के बाद वो ऑर्डर रिसीव होता है। ये जो डिफरेंस है ये लीड टाइम कहलाता है। जितने आप जल्दी ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना आपका शॉर्टर लीड टाइम होगा। अब उसके अंदर क्या क्या टाइम कंपोनेंट्स हैं लीड टाइम के अंदर? सबसे पहले आपको ऑर्डर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऑर्डर प्रिपरेशन के बाद आप क्या ऑर्डर वो क्यू में लगता है, क्योंकि और भी डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो आ रहे हैं, तो उनमें से आपका भी ऑर्डर एक ऑर्डर है। हो सकता है आपका ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर ना हो तो वो क्यू में पीछे चला जाए, अगर प्रायोरिटी पे है तो क्यू में आगे चला जाएगा। तो क्यू के प्रोसेस से गुजर करके फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो ट्रांजिट में होता है, यानी कि बाई सी बाई एयर जैसे भी आ रहा है, तो दैट इज ट्रांजिट। और उसके बाद आप उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद इंस्पेक्ट करते हैं एंड उसके प्रूफ करके यूज़ करते हैं। परचेज ऑर्डर की बेसिस पे एक वर्क ऑर्डर जनरेट होता है। इसका मतलब होता है कि वर्क स्टार्ट किया जाए और उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बनाया जाए। उससे लॉजिस्टिक्स डिटेल भी डिटरमिन हो जाती है और लॉजिस्टिक्स फिर शिपिंग ऑर्डर जनरेट करता है कि जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो आप शिपमेंट ऑर्डर जनरेट करते हैं। अच्छा, रिसीविंग के प्रैक्टिसेस क्या है इफेक्टिव के? सबसे पहली बात तो ये कि आप डिलीवरी शेड्यूल को करियर के साथ कोऑर्डिनेट करते रहिए, क्योंकि आपके कैरियर से मुसलसल डिफरेंट कैरियर से आपके पास माल आ रहा है, तो आप डिलीवरी शेड्यूल को इंस्पेक्ट करते रहें, चेक करते रहें कि डिलीवरी कब है, ताकि उसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। प्रिपरेशन क्या है? आपको अपना ऑर्डर क्लियर कराना है, फिर उसके बाद उसको वेयर हाउस में रखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए यू नीड प्रिपरेशन। फिर उसके बाद आपको जब ऑर्डर रिसीव होता है तो परचेज ऑर्डर और फ्रेट बिल को कंपेयर करते हैं कि जो आपने परचेज ऑर्डर भेजा था और जो फ्रेट बिल आपको रिसीव हुआ है, दोनों एक जैसे हैं या दोनों में कोई फ़र्क है।
उसके बाद आप पैकिंग लिस्ट देखते हैं, पैकिंग लिस्ट के अंदर आइटम और उसकी क्वांटिटी होती है, उसके अंदर प्राइस नहीं होती है। तो पैकिंग लिस्ट से ये चेक किया जाता है कि आपने जितने आइटम्स भी ऑर्डर किए थे वो राइट क्वांटिटी में आपको डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद यूनिटाइजेशन एफर्ट्स करते हैं। अब यूनिटाइजेशन क्या है कि देखिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, अब उन सबको आप बॉक्सेस और पैलेट्स में रखेंगे। तो बॉक्सेस और पैलेट्स में रख के आप एक यूनिट बनाएंगे। जितना अच्छा बेहतर यूनिट आप बना सकेंगे उससे उतने अच्छे तरीके से आप उसको इन्वेंट्री में हैंडल हैंडल कर सकेंगे। तो यूनिटाइजेशन से आपका इन्वेंट्री ये कम्पैक्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, और इन्वेंट्री स्पेस आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा, अर्जेंट आइटम्स का प्रोडक्शन के लिए आपको एक्सपेडाइट करना होता है, खासतौर पर बैक ऑर्डर्स जो होते हैं। बैक ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो आपके पास ऑर्डर आए लेकिन आपका आइटम इन्वेंट्री में नहीं था, तो आपने उसको प्रोडक्शन में दे दिया प्रोडक्शन के लिए, और वो जब आपके पास रिसीव हो जाता है तो बैक ऑर्डर आप सर्व कर देते हैं अपने कस्टमर को। रिसीविंग रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें आप बताते हैं कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है, क्वालिटी की क्वांटिटी की, और वो रिसीविंग रिपोर्ट आप फिर अपने वेंडर को भी भेजते हैं। और जब दे देते हैं, आप हैंड ओवर कर देते हैं, तो साइन ऑफ हो जाता है, इन्वेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने साइन ऑफ कर दिया है। मतलब ये कि अब अपनी जिम्मेदारी से आप अदा बरा हो गए, और जिसको आपने हवाले किया अब ये इन्वेंट्री उनके पास है। राउटिंग गाइड बेसिकली एक शिपिंग टूल है जिसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान शिपमेंट को मॉनिटर करते हैं, लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। राउटिंग गाइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है मोड एंड कैरियर इंफॉर्मेशन, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप किस किस मोड में प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड। और फिर करियर की इंफॉर्मेशन होती है कि जिस अगर आप बाई ये सी कर रहे हैं तो कौन सा करियर है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है राउटिंग गाइड में। फिर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट शिपमेंट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, एक्सपोर्ट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स भी राउटिंग गाइड आपको बताता है कि जनाब आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर शिपमेंट के लिए क्या क्या है। फिर सर्विस रिक्वायरमेंट्स है कि सर्विस रिक्वायरमेंट से बता दिए कि कैरियर कौन सा है, डिलीवरी कहाँ होगी, कब होगी, किस फॉर्म में करेंगे आप, बॉक्सेस में, पैलेट्स में। तो ये सारी चीज़ें राउटिंग गाइड से आपको क्लियर हो जाती है। इस तरह आपको अपनी शिपमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करने में आसानी होती है। अच्छा, एडवांस शिपमेंट नोटिस क्या होता है कि देखिए जब शिप तो पहुंचेगा, जब प्रोडक्ट पहुंचेगा कस्टमर के पास उस वक्त तो पहुंचेगा, लेकिन कस्टमर का प्रोडक्ट एज ए सरप्राइज नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि आपको उस शिपमेंट को एडवांस में रिसीव करने के लिए कस्टमर को मौका देना चाहिए, ताकि जब कस्टमर पहले से तैयार हो कि इस डेट को मेरे पास शिपमेंट आ रही है, इस क्वांटिटी में आ रही है, और उसके लिए मुझे इतने वॉल्यूम चाहिए जहाँ पे मैं इसको स्टोर कर सकूंगा। उसके लिए आजकल एडवांस शिपमेंट नोटिस भेजते हैं। उसके उससे बायर को ये फ़ायदा होता है कि उसको टाइम मिल जाता है शिपमेंट को प्लान करने का, और डिलीवरी के अपॉइंटमेंट्स अरेंजमेंट्स जो होते हैं जहाँ जहाँ उसको डिलीवर करना होता है उसको भी टाइम मिल जाता है बायर को। इसी तरीके से बायर शिपमेंट कंटेंट्स को जहाँ जहाँ रीडिप्लॉय करना होता है पहले से प्लान कर लेता है, ये जो शिपमेंट्स आ रही है इसका कितना पोर्शन कहाँ जाएगा, कितना पोर्शन कहाँ जाएगा। और फिर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है ऑर्डर रिप्लेनिशमेंट में, क्योंकि एडवांस में नोटिस आ गया कि जनाब इस तारीख को आपके पास इतने आइटम्स आ रहे हैं, तो अब वो अगला ऑर्डर जो प्लेस करेगा इस चीज़ को मद्देनजर रख के करेगा कि इस डेट को मेरे पास इतने आइटम्स पहले ही पहुंच रहे हैं। अच्छा, टाइमली अराइवल के लिए ऑर्डर ट्रैकिंग और ऑर्डर विजिबिलिटी, दो चीज़ें इंटरनेट ने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि ऑर्डर को आप ट्रैक कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, या फ़ोन से ऑर्डर दे दिया, या ईमेल के ज़रिए ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर के बाद आपके ऑर्डर का स्टेटस होता है कि जनाब अभी आपका ऑर्डर बन रहा है, अभी प्रोडक्शन में है, अभी फिनिश हो गया है, अभी ये शिपमेंट रवाना हो गई है। तो ऑर्डर ट्रैकिंग से कस्टमर को ये इत्मीनान रहता है कि मेरा ऑर्डर अभी किस स्टेज में है, और तकरीबन कितना टाइम लगेगा कि ऑर्डर मेरे पास पहुंच जाएगा। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कस्टमर ऑर्डर के अपने स्टेटस को उसको विजिबल हो, ऑर्डर को कि उसको पता हो, एग्जैक्ट सिचुएशन पता हो, कंप्यूटराइज सिस्टम में रियल टाइम में
कि जनाब मैं किस तरीके से मेरा ऑर्डर अभी प्रोसेस हो रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। ट्रैकिंग का ये मतलब होता है कि वो फिजिकल लोकेशन और स्टेटस बता रहा है, और विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिला हुआ है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि जनाब मेरा अभी ऑर्डर कहाँ पे है और कहाँ पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है लॉजिस्टिक्स की, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप सही तरीके से मैनेज करें तो इट इज ए लॉट ऑफ सेविंग। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्लान देना होता है सबसे पहले कि जनाब आप ट्रांसपोर्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे करेंगे। उसके लिए अब बाकायदा ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, जिसमें तमाम इंटर मॉडल और तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी बाय रोड है, बाय एयर है, बाय सी है, इंटर मोडाल है, यानी कि एक वक्त में आप दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट प्राइसिंग है जो कि आपके कंटेंट में डिटेल में भी दिया हुआ है। फैक्ट्री गेट प्राइसिंग का ये मतलब होता है डिफरेंट तरीके से आपको मैन्युफैक्चरर प्राइस कोट करता है। अब फैक्ट्री गेट प्राइसिंग का मतलब ये कि जनाब ये प्रोडक्ट की जो मैं प्राइस दे रहा हूँ ये फैक्ट्री गेट पे आकर आप रिसीव कर लीजिए, तो ये प्राइस है। इसको एक्स वर्क्स प्राइस भी कहते हैं। और उसके अलावा CINF प्राइस होती है, यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेंड CNF प्राइस होती है। डिफरेंट तरीके से प्राइसिंग होती है। डिफरेंट तरीके से प्राइसिंग एक्चुअली कस्टमर के एडवांटेज में है, क्योंकि उसको प्राइस के फिर कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं कि इतने में मुझे एक्स वर्क पड़ रहा है, एक्स फैक्ट्री पड़ रहा है, और वहां से फिर ट्रांसपोर्टेशन की इतनी कॉस्ट आ रही है, अगर और इंश्योरेंस की इतनी कॉस्ट आ रही है, तो उस कॉस्ट का ब्रेक डाउन उसे मिल जाता है। इस तरह वो ये अरेंजमेंट कर सकता है कि इंश्योरेंस मैं खुद कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, या फ्रेट का अरेंजमेंट मैं खुद कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, और इस तरह मैं प्राइस सेव कर सकता हूँ। और उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर्स होता है, जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स होता है। फ्रेट फॉरवर्डर का काम ये होता है कि आपकी शिपमेंट का जो क्लियरेंस है और सब कुछ करके पोर्ट से आपके घर तक पहुंचा देता है, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्ड इसी काम में स्पेशलाइज होता है। तो फ्रेट फॉरवर्डर आपकी शिपमेंट को पूरा कस्टम से क्लियर करा करके और फिर आपको आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर भी जाहिर है कि एक प्रोफेशनल होता है, तो उसको भी कंपनसेशन की जरूरत होती है। उसको कंपनसेशन तीन तरीके से मिलती है। एक तरीका तो ये होता है कि आप उसे फीस पे करते हैं। दूसरा, उसका जो कैरियर होता है वो उसको कमीशन पे करता है। और तीसरा ये कि ये कंसोलिडेटर भी होता है फ्रेट फॉरवर्ड, यानी छोटे छोटे ऑर्डर्स को मिलाकर जमा करता है, और जमा करने के बाद एक बड़ा कंटेनर लोड या ट्रक लोड बनाता है और वो उसे शिप करता है। तो कंटेनर लोड पे उसे कम पैसे पे करने पड़ते हैं, जबकि उसने आपके स्मॉल शिपमेंट पे ज्यादा फ्रेट चार्जेस लिए, तो वहां पे भी उसकी सेविंग हो जाती है। इस तरह फ्रेट फॉरवर्ड्स एफिशिएंटली भी काम कर लेते हैं एंड दे अर्न मनी। ट्रैकिंग एंड मेजरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस। देखिए, सप्लायर आपके लिए काम कर रहे हैं, पहले भी काम करते थे, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया ऐसे डिफाइन नहीं करते थे लोग, और फिर लोग उसमें परेशान होते थे कि भाई आप सप्लायर कौन सा अच्छा है, ये अच्छा सप्लायर है, ये बुरा सप्लायर है। तो ये कहना कि ये अच्छा सप्लायर है या बुरा सप्लायर है, ये सब्जेक्टिव है। तो उसको ऑब्जेक्टिव करने के लिए इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप हुए, जिसके अंदर प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज किया गया कि जनाब ये प्रोसेस है, इसको ऐसे परफॉर्म किया जाएगा। यानी अगर हम आइटम को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर के बाद हमें स्टैंडर्ड 30 डेज में रिसीव हो जाना चाहिए, तो प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज किया गया। फिर कोलेब्रेशन। पहले सप्लायर्स को आर्म्स लेंथ पे रखा जाता था, सप्लायर को दूर से ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब उनके साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है। क्यों कोलैबोरेट किया जा रहा है? कि भाई सप्लायर आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। अब अगर आप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका तो काम ही सप्लायर्स के साथ है, क्योंकि आप तो सिर्फ ऑटोमोबाइल को डिजाइन करते हैं, बाकी उसके सारे कंपोनेंट्स तो आपके वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वेंडर्स को जब आप डिजाइन स्टेज में अपने साथ रखेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो आपको डिजाइन स्टेज पे बता देंगे कि आइटम बनाना मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, इसमें क्या मुश्किलात है, इसमें किस तरह से चेंजेस की जा सकती, कौन सा मटेरियल यूज किया जाए तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, एप्लीकेशन एफिशिएंट होगा। तो इसलिए अब कोलेबोरेशन ज्यादा आपको पे ऑफ कर रहा है, आप सप्लायर के साथ कोलेबरेट कर रहे हैं।
फिर तमाम सप्लायर के परफॉर्मेंस को आप ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि कौन सा सप्लायर अच्छा है, कौन सा बुरा है, उनको कैटेगराइज कर सकें, उनको अकॉर्डिंगली ABC क्लासिफिकेशन दे सकें। और आमतौर पे A क्लास के जो सप्लायर्स होते हैं उनके साथ आप 80% बिजनेस करते हैं, B क्लास के सप्लायर्स के साथ 15% और C क्लास के साथ 5%। ये वेरी भी कर सकता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फिर की मेजरमेंट जो एक्टिविटीज है जिसके बेस के ऊपर आप सप्लायर को इवेलुएट कर रहे हैं, उनको आप उस पर बोनस भी दे सकते हैं, वो ऑटोमेट कर दें ताकि हर एक को पता चल जाए कि जनाब वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो अब कॉमन मैट्रिक्स कुछ यहाँ पे उन्होंने बता दिए। लीड टाइम रिडक्शन है कि अगर लीड टाइम वो कम कर रहा है तो इट मीन सप्लायर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट, विच इज गुड। क्वालिटी क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है। प्राइस इंडेक्स से मुराद क्या है, देखिए पूरे साल के लिए आप एक प्राइस, बेस प्राइस ले लेते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है जो मार्केट में एक्सपेक्ट की जा रही है। अब उसके ऊपर वो कितना चार्ज करता है, कभी उसके नीचे भी चार्ज करता है, तो वो कहलाता है प्राइस इंडेक्स के ये 80% चार्ज कर रहा है, 110% चार्ज कर रहा है ऑन एवरेज पूरे साल में उसने कितना चार्ज किया, तो उससे ये पता चलता है कितने एफिशिएंट प्राइस पे वो आपको डिलीवर कर रहा है। फिर डिलीवरी डेट को वो पूरा करता है या नहीं करता है। आपको अगर कोई इमरजेंसी है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है। और फिर जो क्वांटिटी वो प्रॉमिस करता है एग्जैक्ट डेट के ऊपर, वही एग्जैक्ट क्वांटिटी वो डिलीवर करता है या नहीं करता है। ये कॉमन मैट्रिक्स हो गए। अच्छा, कॉमन मैट्रिक्स के साथ साथ आप स्कोर बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। आजकल जो है डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया है कि कुछ चीज़ें आप ले लेते हैं और उसको एक डैशबोर्ड की शक्ल में डिस्प्ले करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जनाब ये वाला सप्लायर क्या कर रहा है और दूसरा सप्लायर क्या आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि क्वालिटी कैसी है उसकी, उसके ऊपर आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, या लीड टाइम परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है सप्लायर्स के परफॉर्मेंस को मेजर करने का। तो केपीआईज बना लेते हैं कि जनाब केपीआईज क्या है, इसको परफॉर्म करने के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसमें सबसे पहली चीज जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज परफेक्ट डिलीवरी। परफेक्ट डिलीवरी का मतलब ये है कि ना क्वांटिटी में खराब है, ना क्वालिटी में खराब है, पूरी क्वांटिटी है, अच्छी क्वालिटी है, आपकी एक्सेप्टेबल क्वालिटी है। तो ये एरर फ्री सर्विस आपको दे रहा है, तो दैट इज सर्विस क्वालिटी। सर्विस एफिशिएंसी क्या है, जो आपको एरर फ्री प्रोवाइड कर रहा है, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, किस कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है। उसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी शामिल है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, तो ये उसकी एफिशिएंसी हो गई। फिर फ्रेट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, जाहिर है कि जो आइटम आप तक पहुंचा उसको सेफ पहुंचना चाहिए, कि उसका इंश्योरेंस अल्टीमेटली आप ही पे कर रहे होते हैं। अगर आपका वेंडर भी पे कर रहा है तो वो अपने प्राइस में उसे ऐड कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअली तो आप ही पे कर रहे हैं। तो इसलिए कितनी परसेंटेज है जो कि फ्री आपको क्लेम्स फ्री है, यानी जिसके अंदर कोई इंश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी उसकी एक सर्विस क्वालिटी है। और सर्विस एफिशिएंसी ये है कि वो टोटल जो यूनिट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर फ्रेट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे 1 लाख उसने यूनिट्स आपको प्रोवाइड किए और 3 लाख आपको उसके फ्रेट कॉस्ट पड़े, 3 लाख रुपए। इसका मतलब है एक यूनिट पे 3 रुपया फ्रेट कॉस्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर अगले साल उसको 2.9 कर देता है तो अब उसकी एफिशिएंसी और बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसकी जो फ्रेट के ऊपर कॉस्ट है उसमें एफिशिएंसी आ रही है नहीं आ रही। फिर बिलिंग एक्यूरेसी, अक्सर क्या होता है बिल्स में क्वांटिटी गलत होती है, क्वालिटी गलत होती, क्वांटिटी गलत होती है, आइटम की डिस्क्रिप्शन गलत होती है, प्राइस गलत होती है, उससे फिर टाइम ज़ाया होता है। क्योंकि वो बिल भेजता है, फिर आप बिल चेक करते हैं, बिल गलत होता है, उसे आप वापस भेजते हैं, फिर वो ठीक करके आपको भेजता है, उसे आपको दोबारा चेक करना पड़ता है, उसके आप में आपके मैन आवर भी ज़ाया होते हैं और फिर उसमें एफिशिएंसी भी मुतासर होती है। तो बिलिंग एक्यूरेसी भी एक वेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। फिर उसके जो इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे कैरियर को इक्विपमेंट यूज कर रहा है, जैसे लोडिंग डी लोडिंग के लिए उसके ऊपर क्रेज लगे होते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कैसी है, प्रॉपर है, आपके लिए अच्छी है या नहीं है, तो ये कैरियर के लोग हैं। उसी तरह ट्रांजिट टाइम, परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम डिलीवरी, यानी आप ऑन टाइम आपको डिलीवर कर रहा है और कितने दिनों में डिलीवर कर रहा है, ये इसकी क्वालिटी है। एसेट यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है, क्यों वो अपने इक्विवेलेंट इक्विपमेंट को या अपने ट्रक को वो 100% अगर यूज कर रहा है तो आपको लो कॉस्ट में फिर प्रोवाइड करेगा। और अगर वो 80% पे यूज कर रहा है, ज्यादातर शिप्स जो है 80% कैपेसिटी पे यूज होते हैं और इवन ट्रक्स भी 80% कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं,
तो ये जो 20% खाली कैपेसिटी है, इसकी प्राइस भी आपको पे करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सर्विस एफिशिएंसी ये है कि उसका फुल ट्रक लोड जाए या फुल कंट्रोल कंटेनर लोड जाए। तो ये कैरियर्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आप कैरियर्स को इससे जज कर सकते हैं कि कैरियर्स की परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है। अच्छा जनाब, दूसरा टॉपिक है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा कंपनी ऑर्डर्स। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है, वो मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली प्लांट्स तक कैसे जा रहा है, ये ये आपका इंट्रा कंपनी यानी विद इन कंपनी ऑर्डर मैनेजमेंट है। विद इन कंपनी जो मटेरियल होता है वो तीन फॉर्म में होता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स पे ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये इंट्रा कंपनी ऑर्डर मैनेजमेंट में आता है। और ये सारे इंटरनल कस्टमर्स हैं, क्योंकि आपके ये सारे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। और इसके लिए आप बेसिकली इंट्रा कंपनी सेल्स ऑर्डर्स इश्यू होते हैं, परचेज ऑर्डर्स इश्यू होते हैं, और उसके ज़रिए आप करते हैं। और फिर उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कर देते हैं, जनाब यहाँ से इतना मटेरियल वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यहाँ से इतना मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बेसिकली तीन आपको दिखा रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स है। ऑर्डर टू कैश साइकिल। अच्छा जनाब, देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाने के बाद आप मार्केट में लाते हैं, फिर उसे सेल करते हैं, फिर आपको कस्टमर पे करता है। इसमें टाइम लगता है, बाज़ औक़ात 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो जाहिर है कि 3-4 महीने के लिए आपका कैश कस्टमर्स के पास रहता है या वेंडर्स के पास रहता है, विच इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल स्टेट। और इसको आप जितना कम कर सकें उतना बेहतर है। पहले ऑर्डर साइकिल टाइम लफ्ज़ यूज़ होता था। ऑर्डर साइकिल का टाइम का मतलब ये होता था कि आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, और रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसे सेल किया, और तो ये कहलाता था ऑर्डर साइकिल टाइम। अब ये कहते हैं कि जनाब, जब आप रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं और उसमें आप ज़ाहिर है कि अपने वेंडर्स को कैश पे करते हैं, और उसके बाद जब आप उसको प्रोसेस करते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो आप मजदूरों को पे करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को पे करते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस पे करते हैं। उसके बाद ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद आप इसे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, वो रिटेलर को देता है, या आप डायरेक्ट रिटेलर को देते हैं, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। फिर रिटेलर सेल करने के बाद आपको कैश पे करता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर टू कैश साइकिल। और ऑर्डर टू कैश साइकिल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी 3 महीने 4 महीने 6 महीने, उतना ज़्यादा आपका कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ेगा। इंटरनेट के आने के बाद अब ये एक सूरत हाल पैदा हुई है कि आप ऑर्डर टू कैश साइकिल को श्रिंक कर सकते हैं, और अक्सर तो आप कैश एडवांस में लेते हैं, फिर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जैसे कि अमेज़न कर रहा है, अलीबाबा कर रहा है, और दूसरे जो ऑनलाइन साइट्स हैं वो यही कर रहे हैं कि पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने कार्ड से उन्हें पे करते हैं, या आप उन्हें चेक से पे करते हैं। अब पे करने के बाद फिर वो आइटम आपको डिलीवर होता है। तो इस तरह उनका ऑर्डर टू कैश साइकिल काफ़ी बेहतर हो गया। बल्कि डेल तो और एक स्टेप आगे चला गया। डेल क्या कर रहा है कि डेल आपको ऑर्डर, हम डेल को जब आप ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए, इसमें मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, तो उसी वक्त आप पेमेंट कर देते हैं। लेकिन डेल आपको 10 डेज के बाद डिलीवर करता है, और उस दौरान वो कंपोनेंट ऑर्डर करता है, असेंबल करता है, फिर आपको प्लेस करता है। तो चूंकि वो वेंडर को 30 डेज के बाद पे करता है, तो इनफैक्ट उसको 40 डेज का नेट फायदा है कि 40 डेज पहले उसके पास कैश आ जाता है। तो ये एक आप देख लीजिए कि कंप्यूटर के आने के बाद और इंटरनेट के आने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद, मैन्युफैक्चरर को ये एडवांटेज हो रहा है कि वो अपना साइकिल टाइम शॉर्ट कर रहे हैं, उससे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा बेहतर प्राइस के ऊपर आप वो कस्टमर को सर्व कर सकते हैं।
अगर ऑर्डर साइकिल आपका ज्यादा है, यानी 6 महीने 8 महीने, तो उसका मतलब आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। और ये सारे इन्वेंट्री आपके पास पड़ा रहता है, फिर वो कन्वर्ट होता है, फिर पैसे, तो 8 महीने लगते हैं। और उसके बाद अगर ऑर्डर में वेरिएबिलिटी है, एक तो होता है ना रोजाना आपके 1 लाख यूनिट्स निकल रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये कि आप एक स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं इसी हिसाब से। लेकिन किसी दिन आपका 20,000 जा रहा है, किसी के अंदर 200,000 जा रहा है, किसी दिन 100,000 यूनिट्स जा रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा, तो वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको इसी हिसाब से सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है, ताकि आप कस्टमर्स को सर्विस दे सकें, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। फिर उसके बाद ऑर्डर साइकिल टाइम में वेरिएंस भी है। वेरिएंस का क्या मतलब है कि बेस्ट केस सिनेरियो में आपको कस्टमर विद इन 1 मंथ दे देता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 4 मंथ्स या उससे बियॉन्ड देता है। तो इसमें भी ऑर्डर साइकिल टाइम में भी वेरिएबिलिटी है, कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइम पे आपका सारा कैश वापस आ जाता है, बल्कि कोई कस्टमर आपको इमीडिएट कैश पेमेंट कर देता है, कोई 15 डेज में करता है, कोई 1 मंथ में, कोई इवन 4 मंथ्स में करता है, कोई इसके भी बियॉन्ड में चला जाता है, जो बैड डेट में काउंट होता है। ऑर्डर साइकिल के स्टेजेस तो वैसे बहुत सारे हैं, और अगर आप स्कोर मॉडल देखेंगे तो सप्लाई चेन ऑपरेशनल रेफरेंस मॉडल, तो उसके अंदर आपको ऑर्डर साइकिल के बहुत सारे स्टेजेस नजर आएंगे। लेकिन इसमें 4 स्टेजेस मेन है। पहला है ऑर्डर ट्रांसमिटल, यानी ऑर्डर ट्रांसमिटल का मतलब ये हुआ कि कस्टमर आपको ऑर्डर ट्रांसफर करता है, ऑर्डर ट्रांसमिट करता है। इट कैन बी बाय ईमेल, बाय फैक्स, बाय लेटर, और बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ये ऑर्डर ट्रांसमिटल का रहता है। मगर ऑर्डर ट्रांसमिटल से पहले जाहिर है कि कुछ प्रोसेसेस चलते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे अवेलेबिलिटी पूछता है, प्राइस पूछता है, क्वांटिटी डिस्काउंट पूछता है। उसके बाद पेमेंट में आपसे पूछता है कि कितने अरसे के आप उसको क्रेडिट देंगे। तो ये सारी चीज़ें तय होने के बाद फिर डिस्काउंट्स डिस्कस होते हैं, फिर ऑर्डर ट्रांसमिट होता है। ऑर्डर ट्रांसमिट होने के बाद आप उसे चेक करते हैं क्वांटिटी के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, सब चीज़ें सही हैं, तो उसको फिर आप प्रोसेसिंग में डालते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे मैन्युफैक्चर करता है, या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ऑर्डर करता है अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये आपके इन्वेंट्री में आ जाता है, तो आप ऑर्डर पिकिंग करते हैं, यानी आप देखते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा आइटम कहाँ पड़ता हुआ है, उन सबको एक साथ पिक करते हैं, क्योंकि कस्टमर ने वेरियस आइटम के ऑर्डर्स किए होते हैं आपको, और फिर उसे आप पैक करते हैं। पैक करने के बाद अपनी शिपमेंट कंपनी को देते हैं, फिर ऑर्डर डिलीवरी होती है। ऑर्डर डिलीवरी के साथ डिलीवरी चालान जाता है, उसके बेस पे आप परचेज ऑर्डर रेस करते हैं, फिर परचेज ऑर्डर का फॉलो अप होता है कि जनाब उसकी पेमेंट आ गई या नहीं आ गई। तो ऑर्डर साइकिल के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, और इन स्टेजेस को बड़े डिलीजेंटली फॉलो करना होता है, ताकि आपका कस्टमर के साथ ऑर्डर साइकिल एफिशिएंट रहे और कंप्लीट रहे। अच्छा, जब आप ऑर्डर्स रिसीव करते हैं कस्टमर से, जब आप ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अमेरिका से कोई शिपमेंट मंगवाई, आपके पास पहुंची, तो पता चला है वो डैमेज है, ऑर्डर में डैमेज है, या कैरियर के किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास लेट पहुंचा है, या खराब हालत में पहुंचा है, या आइटम्स कम है, जितना जो पैकिंग लिस्ट में लिखा हुआ है उससे कम आइटम आपने रिसीव किया है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। जितने ज्यादा एक्सेप्शंस आपके ट्रांजेक्शन्स में आएंगी, उतना ज्यादा आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा उन एक्सेप्शंस को मैनेज करने में, विच इज नॉट ए वेरी आइडियल केस। तो कुछ चीज़ों के लिए तो कैरियर्स लायबल होते हैं, इंश्योरेंस होता है, आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कभी मैन्युफैक्चरर कराता है, कभी कस्टमर कराता है, कभी कैरियर कराता है। तो ये देखना पड़ता है कि आपका इंश्योरेंस किसने कराया है। कैरियर्स आमतौर पे वैसे भी उन आइटम्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन कैरियर्स जो है ना, सर्टेन आइटम्स के लिए लायबिल नहीं है, खासतौर पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू के आइटम, या कॉइन्स या रुपीस आपने अगर अपने बॉक्स में रखा हुआ है, तो उन चीजों के लिए कैरियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। एंटिल अनलेस आपने बताया हुआ है कि इनके अंदर ये चीजें लिखी हैं, जैसे एंटीक्स रखे हुए हैं, रेलिक्स रखे हुए हैं, या कॉइन्स रखे हुए हैं, तो फिर वो उसको, और लिस्टेड हो बिल ऑफ लेडिंग में, तब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली जहाज का, शिप का वो बिल होता है जिसमें आइटम्स की डिटेल्स लिखी हुई होती है। अच्छा, उसमें भी अगर आपका बिल ऑफ लेडिंग में ट्रांसपोर्टर्स सिर्फ उस वक्त लायबल होता है टू पे यू डैमेजेस
जबकि वो उनकी कस्टडी में हो, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई डैमेज हो गया हो, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, एक्ट ऑफ गॉड से मुराद आ जाए जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, तो इन चीज़ों के लिए जाहिर है कि ये किसी के इख्तियार में नहीं है। तो ये चीज़ें इंश्योरेंस में अगर आप स्पेशली कवर कराएं तो कवर होती है, वरना कैरियर इसे कवर नहीं करता। इसी तरीके से कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हो गई तो उस वजह से भी वो उसको आपको रिडीम नहीं करेगा आपके पैसे। इसी तरीके से अगर कहीं इसी इलाके में स्ट्राइक्स हो रहे हैं या राइट्स हो रहे हैं या रोड सही नहीं है या शिपमेंट डिटेन हो गई है या उस प्रॉपर्टी में जो कि आपने शिप किया उसमें ही कोई डिफेक्ट है तो या लीकेज हो गया उसके अंदर, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन लायबल नहीं है। डिटेन शिपमेंट क्या होती है, कभी क्या होती है गवर्नमेंट शिपमेंट को रोक लेती है कि जनाब इस शिपमेंट को हमने तफसील से इंस्पेक्ट करना है और जहाज को जाना होता है अपने रूट पे, तो जहाज उस शिपमेंट को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर उसको नेक्स्ट शिप से भेजते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जाहिर है कि ये तो जहाज वालों के कंट्रोल में नहीं है, इसमें शिप का कोई कसूर नहीं है, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस उसके मुताबिक वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आपको ट्रांसपोर्टर कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता, आप इंश्योरेंस कंपनी से स्पेशल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अच्छा, ग्लोबल फ्लो ऑफ आउटबाउंड गुड्स, इस वक्त आउटबाउंड गुड्स का ग्लोबल फ्लो हो रहा है, यानी पूरी दुनिया में गुड्स जो हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप पूरी दुनिया से खरीद रहे हैं चीज़ें। उसकी वजह ये कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, अमेजोन पे जाएं जाकर खरीद लें, अलीबाबा पे जाएं आप खरीद लें। तो ट्रांजैक्शन चैनल अब आपके पास चूँकि इंटरनेट के बेस्ड हो गया है, तो ग्लोबली आप फ्लो ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल आपके पास बहुत सारे हैं। अब आप कंप्यूटर पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मोबाइल पे बात कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी आपके पास काफ़ी सारे हैं, बाय एयर है, बाय सी है, बाय रोड है, बाय रोड में भी बाय ट्रक है, बाय ट्रेन है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की भी वैरायटी आ गई है। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि आप तक जो आइटम आता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने शूज़ खरीदे, शूज़ पहनकर आप घूम रहे, लेकिन उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड वर्क है, और बैकग्राउंड वर्क में एक बहुत ही एफिशिएंट सप्लाई चेन है जो आपको हेल्प कर रहा है। बाज़ आइटम्स ऐसे होते हैं कि आप अगर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करें, अव्वल तो ऑर्डर कर नहीं सकते आइटम्स किस्म के, तो वो रिटेल के जरिए आपको सर्व करेगा। जैसे बाटा के फैक्ट्री को अगर आप ऑर्डर करें कि मुझे एक पेयर ऑफ शू भेज दो, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को एक एक पेयर शू भेजें। तो उन्होंने क्या किया, रिटेल का चैनल बनाया हुआ है। वो रिटेल के जरिए अपने सारे आइटम्स को अपने कस्टमर्स को एफिशिएंटली डिलीवर करते हैं। आपके लिए भी कन्वीनियंट है, आप रिटेल आउटलेट पे जाएं, जूते देखें, उनके साइज को भी चेक कर लें और स्टाइल को भी देख लें, कलर भी चेक कर लें, ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर लें, और फिर आप अपने कन्वीनियंस पे खरीद लें उसे। तो इसलिए, लेकिन बाज आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही मंगवाने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट देता है। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आए हुए हैं जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट चैनल्स, और ये डिपेंड करता है आइटम के ऊपर, आइटम की नेचर के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, कि उनको सर्व करने के लिए किस तरीके से मैन्युफैक्चरर ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए हुए हैं ताकि वो एंड कंज्यूमर या B2B कस्टमर को सर्व कर सके। अब जैसे हलीब मिल्क है, तो हलीब मिल्क आपने अगर खरीदना है तो आपको जाना पड़ेगा रिटेल आउटलेट में, और आपने अगर 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 लीटर जो भी परचेज करना है, यू कैन परचेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए रिटेल शॉप। लेकिन 5 स्टार होटल्स को रोजाना मे बी 10,000 लीटर मिल्क की जरूरत पड़ती है, तो उनको वो स्पेशल पैकेजिंग में सर्व करते हैं और डायरेक्ट सर्व करते हैं उनको, यानी मैन्युफैक्चरर खुद उन्हें सर्व करता है। उनका उसका एक की अकाउंट मैनेजर होता है जो कस्टमर के साथ लिजॉन में रहता है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, क्योंकि उसकी सर्विस कॉस्ट हलीब अफोर्ड कर सकता है। अगर वो मूव एंड पिक को सर्व कर रहा है तो मूव एंड पिक का क्वांटिटी इतनी बल्क में है कि उसके लिए अगर एक आदमी भी डिपॉइंट कर दे तो उसको अफोर्ड करना उस प्राइस में मुमकिन है
हलीब के लिए। लेकिन आपको सर्व करने के लिए वो स्पेशल सेल्समैन नहीं रख सकता कि स्पेशल सेल्समैन आए और आपसे कहे ना आप ये हलीब दूध है आप परचेज करें, बहुत अच्छा मिल्क है, और फिर आप उससे एक पीस परचेज करें। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो इसलिए उसके लिए उसने दूसरा चैनल बनाया है इस तरह के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए कि आप रिटेल पे जाकर के खुद खरीद लीजिए। और जाहिर है कि हर एक को आप चूंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो आपको ऐसे सर्व करेगा कि आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहें। और जो बहुत बिग लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा सर्विस देगा, क्योंकि उसको ज़्यादा सर्विस देना इसलिए ज़रूरी है कि वो की कस्टमर है, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, उससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक 80% ऑफ द कस्टमर्स को सर्व करने की जो कॉस्ट आती है उससे मैन्युफैक्चरर को कुछ खास नहीं बचता है, बल्कि बाकी जो 20% कस्टमर्स बल्क कस्टमर्स को सर्व करता है उससे उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। यही वजह है कि आप देखें कि लॉयल कस्टमर्स और स्पेंड करने वाले कस्टमर्स को अब स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। बैंक्स हैं वो आप देखें कि वो क्रेडिट कार्ड स्पेशल देते हैं उनको, और उनको लाउंज में फैसिलिटीज देते हैं एयरपोर्ट के। इसी तरीके एयरलाइंस हैं वो फ्री माइल्स देते हैं ताकि वो अपने लॉयल कस्टमर्स को रिटेन कर सकें, क्योंकि ये इनके कस्टमर्स प्रॉफिटेबल कस्टमर्स जो कभी कभी परचेज करते हैं वो बेयरली प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कस्टमर ये डिफरेंट फुलफिलमेंट चैनल्स बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक तरीका ये होता है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्टेड डिलीवरी, यानी मैन्युफैक्चरर ने अपने पास रखा हुआ है और जब कस्टमर ऑर्डर करता है, चाहे रिटेल कस्टमर ऑर्डर करे या बिजनेस कस्टमर ऑर्डर करे, वो डायरेक्ट उसको डिलीवर कर देता है। जैसे मिसाल के तौर जनरल इलेक्ट्रिक का अगर आप टरबाइन खरीदना चाहते हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक का टरबाइन जाहिर है पावर प्लांट्स खरीदते हैं, पावर प्लांट्स बड़े कस्टमर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये डायरेक्ट जी को ऑर्डर करते हैं और जी उनके ऑर्डर को रिक्वायरमेंट चेक करता है, फिर उसके मुताबिक उनको ऑर्डर प्लेस कर जैसा प्लेस किया गया उसके मुताबिक उनको डिलीवर करता है। तो दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट डिलीवरी। खासतौर पे कैपिटल आइटम्स में ये बहुत सूट करता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं, ये ऑर्डर्स लेते हैं कस्टमर से, लेकिन ऑर्डर्स कस्टमर से लेने के बाद इसको प्रोसेस किस तरह करते हैं, ये भेज देते हैं मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर फिर इनको प्रोवाइड करता है अपने तरीके से। तो इससे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और ऑर्डर रिटेलर्स होते हैं ऑर्डर लेने के लिए होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर लेने के लिए क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि एक तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को मैन्युफैक्चरर डील नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ वेरिएंस चाहिए, किसी को कुछ वेरिएंस चाहिए। खासतौर पर लैपटॉप में होता है, किसी को उसका रैम ज़्यादा चाहिए, किसी को रोम डिफरेंट चाहिए, किसी को उसके साथ एक डिस्क प्लेयर भी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरर अगर एक एक कस्टमर से नोट करेगा तो मैन्युफैक्चरर फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं कर सकेगा। तो एज ए रिजल्ट वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाता है जिनके पास सिर्फ फ्लोर मॉडल्स होते हैं कि वो मॉडल दिखा देते हैं जरा इस तरह का आपका लैपटॉप होगा, और वो लैपटॉप देख करके फिर वो ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर की डिटेल्स लिख देते हैं, स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर उनको क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। और फिर जब वो कस्टमर समझ जाता है कि क्या चीज़ मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और उसकी कंफर्मेशन के ऊपर फिर ये ऑर्डर पास ऑन कर देते हैं मैन्युफैक्चरर को। जैसे और फिर जो है वो अपने फेडेक्स के जरिए या किसी भी डिलीवरी कंपनी के जरिए मैन्युफैक्चरर शिप कर देता है लैपटॉप, ये जो भी चीज़ें इंडिविजुअल कस्टमर्स को। ये इस तरह के बिजनेस में ये चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, फुलफिलमेंट चैनल का तीसरा तरीका है कस्टमर्स को सर्व करने का, एक तरीका ये कि मैन्युफैक्चरर टू डिलीवरी सेंटर और टू रिटेलर। मतलब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट में आपने क्या किया, नॉर्दर्न रीजन का एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर बना दिया, साउदर्न रीजन का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिया। यहाँ से आप फिर अपने सारे जो रिटेलर्स हैं, सीमेंट शॉप्स हैं, उनको आप सीमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट भेज देते हैं। तो ये एफिशिएंट होता है क्योंकि आप जो है रीजन्स को डिवाइड करके और फिर अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक भेजते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर विद ओमनी चैनल नेटवर्क। ओमनी चैनल क्या होता है कि जनाब, ओमनी चैनल ये होता है कि आपके रिटेल भी है और आपका इंटरनेट पे भी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह के चैनल को ओमनी चैनल कहते हैं, यानी आप हर तरह से कस्टमर को फुलफिल कर रहे हैं। उसमें इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं
जो कि डायरेक्ट सेल्स भी कर रहे होते हैं, यानी बड़े कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल कर रहे होते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं उनको भी सेल कर रहे होते हैं, रिटेलर्स भी छोटे छोटे कस्टमर्स को सेल कर रहे होते हैं। और फिर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको मेगा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, बास केसेस उसको होलसेलर भी कहते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देता है, वो फिर रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे एस्केप अपने बियरिंग्स प्रोवाइड करता है, तो एस्केप्स के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े बड़े कंपनीज को सेल करते हैं, और साथ साथ वो रिटेलर्स को भी सेल करते हैं। ये एक एफिशिएंट मॉडल है। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट एग्रीगेटर होता है, जिसको जो कि ऑर्डर्स को एग्रीगेट करता है, और ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके इंटरनेट के ऊपर। ये दरमियान में आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का लाइन लाइन बनी हुई है, दुनिया का नक्शा है। तो लोग यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर से पास जो है उन ऑर्डर्स को मैन्युफैक्चरर को भेज रहा है। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है कि स्लो मूविंग तो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, और जो फास्ट मूविंग है वो डायरेक्ट बीट कस्टमर्स को दे रहा है। तो इस तरह से भी आप फुलफिलमेंट कर सकते हैं, यानी डिफरेंट मेथड्स हैं। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके केस में कौन सा फुलफिलमेंट चैनल ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट आपको पॉसिबिलिटीज बता दी है कि अगर आपका इस तरह का प्रोडक्ट है आप इस तरह कर लीजिए, आपका अगर प्रोडक्ट इस तरह का है तो आप इस तरह कर लीजिए। यानी यू नीड टू मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, और व्हाट सूट्स यू इज इम्पोर्टेंट। और आजकल के इंटरनेट के दौर में दरमियान में से मिडिल मैन खत्म हो रहे हैं या मिनिमाइज हो रहे हैं, या वो मिडिल मैन आ रहे हैं जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर अब मिडिल मैन की इतनी ज्यादा जरूरत रहती नहीं। तो जो मिडिल वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो मिडिल मैन एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी दरमियान में से चैनल सब श्रिंक हो रहे हैं। ई कॉमर्स, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकली जब आप कॉमर्स करते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, आप अमेजोन पे परचेज भी कर सकते हैं, रजिस्टर होकर अपने प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। बहुत कन्वीनियंस है, किसी भी वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त, दिन के वक्त, जिस वक्त आपका दिल चाहे आप ऑर्डर देख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं अपने कार्ट में, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाती है कि जैसे ही आपने ऑर्डर किया नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है, और आपका ऑर्डर साइकिल बहुत फास्ट हो गया क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, उनके पास इन्वेंट्री में मौजूद है, तो वो आपको नेक्स्ट डे डिलीवर कर देते हैं। तो कैश फ्लो की वेलोसिटी बहुत फास्ट हो गई है। जब कैश फ्लो की वेलोसिटी फास्ट हो गई है, इसका मतलब है वो अपने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेहतर रिटर्न ले रहे हैं, और एफिशिएंसी को वो पास ऑन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस टू कस्टमर। अच्छा, ई कॉमर्स वाले एक और काम भी कर रहे हैं जो कि आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा, कि आपके डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। आप क्या प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, किस प्राइस पे परचेज करते हैं, कब परचेज करते हैं, और प्रोबेबली किस पर्पस के लिए परचेज करते हैं, किन ओकेजन्स पे परचेज करते हैं। फिर जब आपका ये सारा बन जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के बेस पे वो आपको सजेस्ट करते हैं इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और इस तरह से वो अपनी सेल बढ़ा लेते हैं। और फिर ई कॉमर्स का एक फायदा ऑर्डर विजिबिलिटी का है कि आप ऑर्डर दे करके देख सकते हैं कि जनाब अब आपका ऑर्डर कहाँ पे स्टॉक में है, नहीं है, स्टॉक में है तो शिपमेंट के लिए रेडी है, कब आ जाएगा। तो ये ऑर्डर विजिबिलिटी एक बहुत अच्छा आपको इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव शिपिंग मेथड्स है, यानी कि बाई एयर भी है, बाई सी भी है, और चूंकि ये पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो आमतौर पे इनके जो कंटेनर्स निकलते हैं, ट्रक लोड कंटेनर्स निकलते हैं। ई कॉमर्स के अंदर रिटर्न पॉलिसी बहुत लेविश रखा जा रहा है, और रखने की जरूरत है भी है। क्यों? क्योंकि जाहिर है आप अगर शर्ट खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, वो आपको फिट नहीं आ रहे हैं, तो फिर एक दफा तो आप खरीद लेंगे, लेकिन जब रिटर्न नहीं होगा तो आप कहेंगे भाई मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इसमें तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आपका जो सेलर है वो ये कहता है जनाब आपको पसंद ना आए तो यू कैन रिटर्न दिस विद इन 7 days, विद इन 30 days, नो क्वेश्चन आस्क्ड, तो नाउ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको पेनलाइज नहीं कर रहा, बगैर कुछ पूछे हुए वो आपसे रिटर्न ले रहे हैं, और उस रिटर्न को जाहिर है कि वो आपके कॉस्ट में ही ऐड करता है, विच इज हार्डली 2-3% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है, और रिटर्न पॉलिसी लिबरल होने की वजह से आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। अच्छा, बाज बाज औक़ात फ्रेट कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा पड़ता है।
उस सूरत में आप ये भी कर सकते हैं कि इन पर्सन पिकअप कर सकते हैं, कि आपको वो ये बता सकता है कि आप अपने शहर में इस मुकाम से पिक कर लें, क्योंकि उस मुकाम तक तो ट्रक से आ जाता है। अब बाकी डिलीवर करने के लिए उनको छोटे छोटे पिकअप्स लेने पड़ते हैं जो एडिशनल कॉस्ट होते हैं। तो अगर आप उस कॉस्ट को बचाना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, और आप ऐसा करने की सूरत में उनको बता सकते हैं जनाब मैं आपके पिकअप पॉइंट से पिक कर लूँगा। तो पर्सनल पिकअप की भी फैसिलिटी मौजूद है, उससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके लिए थोड़ी कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।